सरकार ने 2026 में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है इस बात को लेकर कि आपकी पैतृक संपत्ति है और आपके भाई, पिता या चाचा उसका बंटवारा नहीं कर रहे हैं, तो आप उसका बंटवारा पर्सनल लेवल पर, अपने लेवल पर करवा सकते हैं और उस पैतृक संपत्ति के अपने हिस्से को आप अपने नाम से जमाबंदी में दर्ज करवाकर इंडिविजुअल अपने नाम से करवा सकते हैं। तो वीडियो बहुत जोरदार, धमाकेदार और नॉलेजेबल होने वाला है। इस वीडियो को अगर आपको पूरा देखने के बाद पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आज के समय में दोस्तों, पैतृक संपत्ति के कई मसले ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड मैटर हो रखे हैं। उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो पैतृक संपत्ति होते हुए भी किराए के मकानों में रह रहे हैं और अपनी संपत्ति का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं और उनके भाई, भतीजों या चाचाओं में कोई एक मजबूत है, दबंग है, तो वो उस पूरी संपत्ति पर कब्जा जमा के बैठा है और वो अपने बाकी के रिश्तेदारों का या आपका हिस्सा देना नहीं चाहता। कई जगह ऐसा देखा गया है कि संयुक्त परिवार के तौर पर चाचा, ताऊ, पिता और बाकी के भतीजे और चाचा, ताऊ के लड़के सभी एक जगह एक साथ संयुक्त परिवार के तौर पर रहते हैं। वो पैतृक संपत्ति उन सभी की संपत्ति होती है, लेकिन उनमें से कोई भी उसको इंडिविजुअल यानी अलग नहीं करना चाहता और सभी उसको संयुक्त रूप से उपभोग करना चाहते हैं। ऐसे में किसी एक व्यक्ति को बाहर जाना पड़े नौकरी के लिए या किसी अन्य काम के लिए और वो अपना हिस्सा किसी को बेचना चाहे, तो वो चूंकि संयुक्त परिवार की जमीन होती है तो वो ऐसा नहीं कर सकता और उसको मन महसूस कर अपने किराए के घर में बाहर जाकर रहना पड़ता है। वो अपने संयुक्त परिवार के बाकी के सदस्यों को जब ये बोलता है कि वह बंटवारा करना चाहता है, अपना हिस्सा खुद लेना चाहता है और अपनी संपत्ति को अपने नाम से कर किसी अन्य व्यक्ति को बेचना चाहता है, तो बाकी के रिश्तेदार इसके लिए तैयार नहीं होते। वो टाल मटोल करते रहते हैं या किसी भी बहाने से उसको टाल देते हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्यों को एक लिखित बंटवारा करना होता है और उसके लिए तहसील या अंचल कार्यालय में जाकर सबकी उपस्थिति देनी होती है और सबकी सहमति से फिर एक लिखित बंटवारे के तौर पर वहां पर बंटवारा किया जाता है। और सभी परिवारों में या पैतृक संपत्ति के मामलों में आम लोगों की भी यही धारणा है कि जब तक परिवार के सभी लोग इकट्ठे नहीं हो, सबकी सहमति नहीं हो या सब लिखित रूप से इसको लिख कर न दें, तब तक किसी भी संपत्ति का विभाजन या बंटवारा संभव ही नहीं है। परिवार के लोग इकट्ठे नहीं होंगे और न संपत्ति का विभाजन हो पाएगा, न एक व्यक्ति सभी लोगों को इकट्ठा कर पाता है और उसके मन में यही धारणा रहती है कि सबको इकट्ठा करने के बाद ही संपत्ति का बंटवारा हो पाएगा। इसलिए ऐसी किसी भी संपत्ति का बंटवारा कई सालों तक नहीं हो पाता और सभी अटके रहते हैं। तो अब हमारे सामने ये सवाल उठकर आता है कि क्या बाकी लोग सहमत नहीं हैं, तो क्या एक व्यक्ति अपनी सहमति से, अपने अकेले के चाहने से अपनी संपत्ति का अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है या उस संपत्ति का विभाजन करवा सकता है? और अगर वो ऐसा करवा सकता है तो इसकी प्रक्रिया क्या है? और इसके अलावा अगर उसका परिवार, उसके चाचा, ताऊ या पिता उस संपत्ति का बंटवारा करने से मना करें, तो क्या इसके बाद भी वह उस संपत्ति का बंटवारा करवा सकता है? 2026 में सरकार ने एक व्यक्ति को जो पैतृक संपत्ति का हिस्सेदार है, उसको ऐसे क्या अधिकार, ऐसे क्या कानून में राइट्स दिए हैं कि वह अकेला अपनी संपत्ति का बंटवारा जो पैतृक है करवा सके। तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको सरल, बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में समझाने वाला हूँ। आपको बिल्कुल पूरा वीडियो देखने के बाद सारी चीज समझ में आ जाएगी कैसे 2026 में सरकार के बनाए कानून के तहत एक अकेला व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति का अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, चूंकि पैतृक संपत्ति उलझी हुई संपत्ति होती है, उसमें किसी का भी हिस्सा नहीं हुआ होता और उसमें चाचा, ताऊ या पिता या उनके बाकी के परिवार के सभी सदस्यों का एक हिस्सा होता है और उनमें यह तय नहीं होता कि किस व्यक्ति को उस संपत्ति के हिस्से में से कितना हिस्सा और कहां और कैसे मिलेगा। तो ऐसे में 2026 में सरकार के एक बनाए हुए नियम से आप उस संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार करवा पाएंगे, अब इस वीडियो में मैं विस्तार से सरल भाषा में आपको बताने वाला हूँ। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि आपके दादा की कोई जमीन थी और दादाजी की मृत्यु के बाद वह जमीन आपके पिताजी के पास आई और पिताजी की मृत्यु के बाद आप 4 भाई हैं और आप चारों भाइयों के पास वह बराबर बराबर हिस्से के रूप में मिल चुकी है, लेकिन वह चारों की सामलाती जमीन है, पैतृक जमीन है और चारों ही उस पर काबिज हैं, लेकिन उसमें से 3 भाई आपको हिस्सा नहीं देना चाहते या उसका बंटवारा नहीं करना चाहते। आप नौकरी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं और आपको पैसों की जरूरत है और आप चाहते हैं कि चारों भाइयों में से आपका जो हिस्सा है, जो चौथा हिस्सा है, आप उसको बेचकर पैसे से कहीं शहर में मकान बनाएं या अपना व्यवसाय शुरू करें, लेकिन आप इसलिए नहीं कर पा रहे कि बाकी के 3 भाई आपको उस संपत्ति में से किसी भी तरह का कोई हिस्सा देना नहीं चाहते। अक्सर ऐसी पैतृक संपत्ति के मामले में देखा भी गया है कि 4 भाइयों में से अगर 2 या 3 भाई मजबूत हैं, वो दबंग हैं, तो वो उस संपत्ति का उपभोग बराबर करते हैं, उस पर मकान भी बना लेते हैं
और बाकी के दूसरे भाइयों को वो उस संपत्ति में से किसी भी तरह का शेयर या हिस्सा देना ही नहीं चाहते। और वो व्यक्ति उसमें से शेयर मांगते भी हैं तो वो टाल मटोल करते रहते हैं, बहानेबाजी करते रहते हैं और किसी भी तरह से उस संपत्ति को बांटकर अपने भाइयों को देना नहीं चाहते। तो अब इस वीडियो में मैं आपको एक कानूनी तरीका जो 2026 में लागू हो चुका है आपको बताने वाला हूँ, किस प्रकार आप अपने लेवल पर अपनी संपत्ति का जो कि पैतृक है उसका अपने लेवल पर बंटवारा करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तहसील कार्यालय में जाकर या आपके घर में से आपको उस खतियान की कॉपी मिल जाए, जमाबंदी की कॉपी मिल जाए, तो आपको सबसे पहले उसकी एक फोटोकॉपी निकलवा लेनी है और उससे आपको ये पता कर लेना है कि वर्तमान में वो जमीन किसके नाम है या पूर्वजों में से किसके नाम से वो चली आ रही है। और अगर आपको ये तहसील से नहीं मिले तो आप इसको खसरा या खतौनी का नंबर डालकर या खाता नंबर डालकर ऑनलाइन तरीके से भी इसकी कॉपी आप निकलवा सकते हैं। और सबसे बेहतर ये रहेगा कि आपको खाता नंबर और खतियान नंबर अगर आपको पता है तो आपको जहां से उस संपत्ति की रजिस्ट्री हो चुकी है तो वहां रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उस खतियान की या खतौनी का आप सर्टिफाइड कॉपी वहां से निकलवा सकते हैं। इसके बाद आपको जब आपके हाथ में खसरा या खतौनी का एक डॉक्यूमेंट आ गया, उसकी कॉपी आ गई, तो इसके बाद आपको ये प्रूव करना होगा कि आपके उस संपत्ति के मालिक से जिसके नाम से वो जमाबंदी या खतौनी बोल रही है उससे आपका क्या रिश्ता है। उसके लिए आपको अपनी ग्राम पंचायत में जाकर एक वंशावली को तैयार करना होगा और आपका उस व्यक्ति से रिलेशन यानी कि रिश्ता आपको साबित करना होगा। वंशावली ये साबित कर देगी कि खतौनी में जिस व्यक्ति का नाम है उसके बाद उनके कितने वारिस हैं और आप उस वारिसों में उसमें किस रिश्ते के नाते उसके अधिकारी बनते हैं। इसके अलावा वंशावली में ये भी तय किया जाएगा कि मान लीजिए आपके दादा के बाद आपके पिता और पिता के बाद आप 4 भाई हैं, तो दादा का नाम आएगा, पिता का नाम आएगा और पिता के वारिसों के तहत चारों भाइयों का नाम आएगा और इसके अंतर्गत उस जमीन में किसका कितना हिस्सा बनता है, कितना शेयर बनता है, उसका विस्तार से डिटेल आएगी। इसके बाद आपको खतियान आपके पास है और आपके पास वंशावली है तो आपको तहसीलदार या पटवारी से संपर्क करना पड़ेगा। पटवारी को अलग अलग राज्यों में कहीं पर लेखपाल भी बोला जाता है, कहीं राजस्व अधिकारी बोला जाता है और ज्यादातर राज्यों में पटवारी ही कहा जाता है। वहां पर आपको संबंधित डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे, वंशावली पेश करनी होगी और संबंधित खतौनी और खसरा आपको पेश करना होगा, आपकी आईडी प्रूफ वगैरह भी पेश करने होंगे और वहां पर एक एप्लीकेशन आपको अपील के रूप में दर्ज करवानी होगी और उसमें ये बताना होगा कि आपके पिताजी या दादाजी की ये जमीन है और इसमें आप इस वंशावली के अंतर्गत इतने हिस्से के हिस्सेदार हैं और इतना हिस्सा अलग करके उसके नाम से जमाबंदी में दर्ज किया जाए। तो जहां तक हो सके आपकी संपत्ति में किसी भी तरह का कोई विवाद या किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं होगा तो पटवारी या तहसीलदार के स्तर पर आपके नाम से आपकी जमाबंदी में आपका नाम दर्ज हो जाएगा और उस भूमि का, उस पैतृक संपत्ति का बंटवारा आपके नाम से आपके हिस्से के रूप में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपके परिवार में कोई विवाद सामने आता है या कोई ऐसा इश्यू सामने आता है तो तहसील कार्यालय में फिर आपको जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको सर्किल ऑफिसर या तहसीलदार को लिखित में अपील करनी होगी, अपना मुद्दा बताना होगा। इसमें भी आपको उसी तरह से एक एप्लीकेशन देनी होगी, आपको बताना होगा कि ये जमाबंदी में आपके पिताजी के नाम से या दादाजी के नाम से है और उसके वारिसों के तौर पर आपके पिताजी और पिताजी के वारिसों के तौर पर आपके भाई और आपका नाम है और वंशावली में ये इस प्रकार स्पष्ट होता है। तो ये सभी दस्तावेज आपको अपने एप्लीकेशन के साथ लगाने होंगे और आपकी आईडी या आपका आधार नंबर वगैरह भी वहां पर देना होगा, यानी कि आपको अपनी पहचान को साबित करना होगा। इसके बाद तहसीलदार महोदय इसके लिए संबंधित अधिकारी को मौके पर भेजेंगे, मौका तस्दीक करेंगे, वहां पर जाकर देखेंगे कि कितनी जमीन है, उसके कौन हिस्सेदार हैं और ये अभी वर्तमान में किसके नाम से है और किसका कब्जा इस पर चला आ रहा है। फिर बाकायदा उस जमीन का जिसका आप सर्वे करवा के हिस्से करवाना चाहते हैं उसका एक नक्शा बनेगा, उसमें से सभी के नक्शे के अनुरूप हिस्से तय होंगे, बाकायदा रास्ता वगैरह सब उसमें बताया जाएगा और इसकी रिपोर्ट फिर संबंधित अधिकारी तहसीलदार महोदय को देगा। दोस्तों ये एप्लीकेशन करने के बाद 2-3 महीने की प्रक्रिया रहती है क्योंकि अधिकारी मौके पे जाकर सर्वे करता है, उसका नक्शा बनता है और नक्शे के अनुरूप बाद में इस पर कार्रवाई होती है। इसके बाद उस संपत्ति पर काबिज जितने भी हिस्सेदार हैं उनकी लिखित सहमति ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि क्या उनको इसमें से जो उनका हिस्सा है मिल जाए, तो उनको कहाँ पर वो हिस्सा मिलना चाहिए। इस प्रकार से उस परिवार की सहमति ली जाती है। अगर उस परिवार का मुखिया उस वक्त वहां मौजूद नहीं होता तो उसके बाकी के घर में जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उनसे लिखित सहमति ली जाती है। इसके बाद जब ये सारी चीजें तय हो जाती हैं,
आपकी संपत्ति में किसी भी तरह का कोई विवाद सामने नहीं आता है और बाकी परिवार के सभी सदस्य सहमत हो जाते हैं, तो तहसील कार्यालय से आपके नाम से अलग जमाबंदी का खतौनी में नाम दर्ज होने का आदेश पारित हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक पेंच और आ सकता है, और वो ये आ सकता है कि अगर आपकी खतौनी में आपके दादाजी का नाम है और वो जमीन आपके पिता और चाचाओं में अगर बंटवारा नहीं हुआ है, तो पहले उनके नाम से बंटवारा होगा, उनके नाम से जमाबंदी में उनका नाम दर्ज होगा, और उसके बाद आपके पिता के हिस्से में से आपके भाइयों का और आपका हिस्सा उसमें दर्ज होगा। कहने का यह मतलब है कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा अगर दादा के नाम से कोई संपत्ति है तो पहले उनके पुत्रों में उस संपत्ति का वितरण किया जाता है, यानी कि उनके 2 पुत्र हैं, आपके पिता और चाचा, तो दादा की संपत्ति के 2 हिस्से होंगे, एक आपके पिता और एक आपके चाचा में, और उसके बाद आपके पिता का हिस्सा आपको मिलेगा, यानी कि आपके पिता के जितने भी संतान हैं उनमें से आपके पिता का हिस्सा ही आप सभी को मिलेगा, आपके चाचा का हिस्सा उनके पुत्र और पुत्रियों को मिलेगा। कहने का ये मतलब है कि आपके चाचा के हिस्से में से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा जो आपके पिता का जो हिस्सा होगा उसी में से मिलेगा। अब दोस्तों, ये प्रक्रिया थोड़ी टिपिकल है, किसी एक व्यक्ति के सिर उठाने से उसको संपत्ति का नामांतरण अपने नाम से करवाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार बाकी के हिस्सेदार इसके लिए तैयार नहीं होते, कई बार वो लोग वहां पर उपलब्ध नहीं होते, कई बार कानूनी पेचीदगी इसमें आ जाती है, कई बार जो भी इसमें तहसील स्तर पर या अन्य स्तर पर कोई खर्च करना होता है तो वो अकेला व्यक्ति को करना पड़ता है जो व्यक्ति अपना हिस्सा करवाना चाहता है। तो थोड़ी इसमें मुश्किलें जरूर आती है, लेकिन कानूनी तरीके से अकेला व्यक्ति अपने नाम से पैतृक संपत्ति का बंटवारा करवा सकता है। तो अब 2026 में किसी भी पैतृक संपत्ति का बंटवारा करवाना आसान है। काफी लोगों को मन में ये भ्रम रहता है कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा इतना आसान नहीं है, इसमें कई तरह की पेचीदगियों का सामना बंटवारा करवाने वाले व्यक्ति को करना होता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति सर उठा ले और वो इस मुद्दे को अपने हिसाब से करवाना चाहे तो कानूनी तरीके से वह व्यक्ति सभी लोगों के नाम से अलग अलग खाता खसरा बनवा सकता है और अपने हिस्से को भी प्राप्त करके जमाबंदी में अपना पर्सनल नाम दर्ज करवा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि 2026 में कोई भी अकेला व्यक्ति जिसका पैतृक संपत्ति में हक और हिस्सा है और उसके रिश्तेदार, उसके पिता, चाचा, ताऊ या उनके पुत्र उसको उस संपत्ति में से हक और हिस्सा नहीं देना चाहते, अकेले उपभोग करना चाहते हैं, तो एक अकेला व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर अपनी संपत्ति का हिस्सा करवा सकता है और उस हिस्से को प्राप्त भी कर सकता है और अपने नाम से जमाबंदी में नाम दर्ज करवाकर चाहे तो उस पर मकान बनवा सकता है या अपने हिस्से को बेचकर अन्यत्र दूसरी जमीन खरीद कर रह सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसको एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। हम आपसे मिलते हैं नए टॉपिक, नए कंटेंट और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।